हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अब हम लोग करने वाले हैं फोर्थ ग्रुप वाई 2025 बैच के लिए मिनी मॉक टेस्ट 2। और मिनी मॉक टेस्ट 1 को आपने अच्छा खासा सपोर्ट दिया। मुझे लगा नहीं था ये ठीक है, आप लोग इंटरेस्टेड होगे उसके अंदर। बट देख रहा हूँ कि भाई उसकी रीच बढ़ते जा रही है लगातार। तो मिनी मॉक टेस्ट उससे भी मैं ज़बरदस्त लेके आ गया हूँ, रियली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैंने पूरा बैलेंस्ड कर दिया। जैसे एग्जाम में होता है ना कि थोड़ा जीके का लेवल अप कर दो, मैथ के इजी टू मॉडरेट कर दो, रीजनिंग को मॉडरेट कर दो। उस लेवल पे काफ़ी टाइम देखे मैंने मिनी मॉक टेस्ट 2 को बना रखा है। ठीक है। और इंग्लिश को भी मैंने थोड़ा इजी से मॉडरेट ही रखा है, डिफिकल्ट नहीं। तो ओवरऑल जो डिफिकल्ट रहता है वो जी की अटपटा रहता है, बाकी सब इजी टू मॉडरेट ही रहता है एग्जाम में। बाकी सारा इसको ऑनलाइन एग्जाम में और यूट्यूब पे बनाने में एक ही फर्क है, टाइम मैनेजमेंट का, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप में तो कोई बच्चा अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लो। यहाँ पे कुछ कुछ अपडेट्स मैं देते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट जो होती है ना, स्टडी मटेरियल वगैरह मिलती रहती है जो फ्री वाली रहती है यूट्यूब वाली। ठीक है। चलो, बाकी अगर कोई पेड पीडीएफ अगर हमारा लेना चाहता है तो पेड पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सअप करके, हमारे टीम मेंबर होंगे वहां से बाई कर लो। बिकॉज यहाँ से मैं गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, लिखिए कि जो रीजनिंग की क्वेश्चन होगी ना, पूरा चैप्टर वाइज हमने दे रखा है, 100% सेम पैटर्न पे आएगी। जिस कंसेप्ट का यूज करके हमने रीजनिंग बना रखा है, सॉल्यूशन भी हैं, वो पूरा कंसेप्ट आएगी। वर्बल नॉन वर्बल भी वैसा ही कंसेप्ट के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। और हमारी मैथमेटिक्स का तो कहना ही नहीं है भाई, ऑलराउंडर से। चाहे आप कोस्ट गार्ड में पढ़ लो, चाहे एयरफोर्स में पढ़ लो, एसएससी जीडी में पढ़ लो, सब में काम आएगा ये। ओके। नॉन टेक वाली जो हमारी मैथमेटिक्स होती है, पूरे चैप्टर वाइज आंसर्स भी हैं इसके, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और करंट अफेयर और जीके, तो करंट अफेयर जीके वो बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि 100% आ जाएगा, बट 60% तक आ जाती है चीज़। अगर 7 क्वेश्चन जीके आ रहा है, 3-4 आएंगी, साथ में साथ कहीं से नहीं आएगा। मैं रियली बोल रहा हूँ, साथ में साथ कहीं से नहीं। दुनिया का कोई सा भी किताब ले लो, साथ में साथ जीके नहीं कर पाओगे। ठीक है, करंट अफेयर नहीं कर पाओगे। बाकी वो कैब हमारी जो है 80 to 90% आती है। ग्रामर के सेम कंसेप्ट 100% यूज होते हैं। बाकी सारे पीडीएफ को व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो। सारे पीडीएफ की प्राइस है 220 रुपीज़, और अलग अलग पीडीएफ लेना है वो भी पॉसिबल है, आप ले सकते हो। अच्छा रुको, इसका आंसर शायद हमने छुपा नहीं रखा, आंसर छुपा लेने दो। चलो अब इसको स्टार्ट ही कर लेते हैं। देखो, आंसर देने का मतलब ये होता है, जब मैं पीडीएफ दूँ तो आपको बगल में आंसर मिल जाए टेलीग्राम पे, ये इसलिए आंसर लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन इंग्लिश क्या कह रहा है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम वगैरह वगैरह चीजें। जो इडियम हमारी बॉडी एंड सोल, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बॉडी एंड सोल का मतलब क्या होता है? लाइफ एंड डेथ, टू सॉल्व अ डिफिकल्टी, हैप्पीनेस एंड सॉरो, ओनली एंड इंटायरली। देखो, वो कहते हैं इसको बॉडी एंड सोल, इसका मतलब होता है किसी काम को कंप्लीटली करना, पूर्णतया, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्णतः या फिर पूर्णतया, ऐसे करके लिखा जाता है। बुक्स में तो पूर्णतया लिखते हैं, लेकिन हम पूर्णतः बोलते हैं इसको। मतलब कंप्लीटली किसी काम को करना, मतलब पूरी तरह से। ओके ना? इसको मैं बोल सकता हूँ पूरी तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन है जो पूरी तरीके से शो कर रहा है? मैं टाइम ले रहा हूँ ताकि आप सोच सको इसके अंदर। होली एंड इंटायरली, ठीक है, मतलब कंप्लीट। इंटायरली मतलब होता है पूरा, तो बॉडी एंड सोल का मतलब होता है पूरी तरह से। ओके ना? अब अगला क्या है ना, करेक्ट पैसिव बताओ। रवि गेव यू इंफॉर्मेशन, गेव यू द इंफॉर्मेशन, इसका बताना आपको पैसिव क्या होगा। गाइस यहाँ पे ध्यान दो, पहले तो वीडियो को रोक लो, या फिर आप ऑप्शन देख के समझ गए होगे इतना देर में। कह रहा है रवि गेव यू द इंफॉर्मेशन, तो भाई यहाँ पे रवि के साथ क्या है? सब्जेक्ट हमारा रवि है, वर्ब हमारा V2 है। तो जब भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म रहा तो हम उसको पैसिव में बनाते समय क्या करते हैं? वाज प्लस V3। तो वाज प्लस V3 कहाँ पे है? यू हैव तो नहीं होगा भाई, हैज द इंफॉर्मेशन नहीं होगा, हैव नहीं होगा, तो बचा क्या? वाज द इंफॉर्मेशन गिवन यू बाय रवि। तो ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव था, देन हमने इसको वर्ब से, एक्सुलरी वर्ब से बनाया। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील। इसको पढ़ना देखो बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। आपने वन वर्ड में इसको पढ़ा होगा, लेकिन इसके लैंग्वेज को थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं क्या कह रहा है। अब इसका मतलब हो गया ना परसिस्टेंट, मतलब उसको बहुत ज्यादा लगाव है उस चीज से। किस चीज से? न्यूरेटिक इम्पल्स, मतलब उसका मानसिक तौर से किस चीज से लगाव है? स्टील, चोरी के लिए। मतलब एक ऐसा इंसान ना चाहते हुए भी चोरी करने के लिए मजबूर हो जाता है, मतलब चोरी की लत लग जाना। ठीक है, उसको कहते हैं क्लेप्टोमानिया, ठीक है, या फिर क्लिप्टोमैनिक। एक ऐसा इंसान जिसको ये लत लगा है, उस इंसान को कहते हैं क्लिप्टोमैनिक, और इस लत को कहते हैं क्लिप्टोमानिया। मानिया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है लत लगना। ठीक है, चलो बी हमारा सही है। आगे देखते हैं, माई फिट डोंट डैश द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अब देखो यहाँ पे एक सवाल आता है, फिलिंग द ब्लैंक्स तो कर लेंगे हम लोग जो होगा, लेकिन यहाँ पे डोंट क्यों आया, डज क्यों नहीं आया? माई फिट है तो देखो, फुड को क्या कहते हैं? फुड का प्लूरल बनता है फिट, तो जब प्लूरल ये है तो इसलिए हमने डोंट का यूज किया, तो ये चीज समझना होगा आपको। अब कह रहे हैं माई फिट डोंट डैश द ग्राउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द, मतलब कहते हैं ना कि भाई तुम्हारे पैर तो जमीन पे नहीं रह रहे, तो वही चीज कह रहा है। ठीक है, मेरे पाँव जो जमीन को छूते ही नहीं है।
डोंट टच द ग्राउंड होगा ना, तो बस अपनी लैंग्वेज को समझोगे, समझ में आ जाएगा चीज़। आगे देखो फिर कह रहा है सेंटेंस अरेंजमेंट क्या है, क्लाइमेट चेंज इज डैश, क्लाइमेट कॉज बाय नेचुरल फोर्सेज इज कॉम्बिनेशन और ब्रॉड टॉपिक डेट वगैरह वगैरह चीज़ें विद द इफेक्ट फोजल्स फ्यूज। हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, मैंने क्या बोला था, जब किसी सेंटेंस को बनाते हो तो मेरे को क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, देन हमको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, फिर हमारा जो भी अदर वर्ड्स वगैरह होगा। अब मेरा सब्जेक्ट क्या है, क्लाइमेट चेंज, ओके, और उसके बाद मेरे पास एक वर्ब है। अब मेरे को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट देखो क्या है, क्लाइमेट कॉज। अब मैं ये बोल रहा हूँ क्लाइमेट चेंज इज क्लाइमेट कॉज, भाई क्लाइमेट चेंज क्या क्लाइमेट कॉज है, क्या उसका कारण है, क्लाइमेट ही अपना कारण कैसे हो सकता है, गलत है। अब ब्रॉड टॉपिक, अब मेरे को ये लग रहा है कि हाँ टॉपिक एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा, मतलब एक बड़ा सा टॉपिक है ये, तो ये हो सकता है, ठीक है। अब मैं इज के साथ प्रीपोजिशन नहीं कर सकता, किसी भी आप एक ऑक्सिलरी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन यूज कर रहे हो या फिर कंजक्शन यूज करो विद, तो ऐसे कंजक्शन है, आपने किसी कंजक्शन को यूज करा है, नहीं कर सकते। अब ये हो सकता है क्लाइमेट चेंज इज फ्यूजल्स एंड फ्यूल्स, ये हो सकता है, बट सेंटेंस भी थोड़ा सा आना चाहिए उसके अर्थ में। तो फोजिल फ्यूल्स, अब मैं फोजिल फ्यूल्स क्या कहता हूँ, एंड चेंजेस इन लैंड कवर बायोडाइवर्सिटी। अब क्लाइमेट चेंज जो है ना वो फोजिल फ्यूल्स है, एंड चेंजेस इन, तो ये चीज देखो समझ में आ रहा है, क्लाइमेट चेंज क्या कोई फ्यूल्स है, नहीं ना है, तो फिर गलत चीज है ये। एक टॉपिक हो सकता है क्लाइमेट चेंज, ये समझ में आ रहा है, तो एक ब्रॉड टॉपिक है, तो हमको ये समझ में आ रहा है क्यू से स्टार्ट करना है। क्यू से स्टार्ट कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी से, तो हमारा बी के अंदर है। अब पूरा पढ़ोगे समझ में आएगा, क्लाइमेट चेंज इज अ ब्रॉड टॉपिक दैट इंक्लूड्स पेरियोडिक अल्टरनेटिव इन द अर्थ, मतलब जो क्या कह रहा है, क्लाइमेट चेंज है बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है जिसके अंदर क्या क्या होता है, पीरियोडिक अल्टरनेशन इन अर्थ, ठीक है, फिर जो अपना रहा है क्लाइमेट कॉज बाय नेचुरल फोर्सेज इन कॉम्बिनेशन, और उसके बाद जो अपने उसको ऐड करते रहो, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ जाना, किसी किसी के एंड में देखो आर है, यहाँ पे एक चीज मैं समझा दे रहा हूँ, समझ जाना, ठीक है। तो क्या हम आर से एंड कर सकते हैं, ये भी देख लो भाई, आर से एंड कैसे हो सकता है, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आप ऑफ लगा के छोड़ सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही मेरा कट हो जाता है, ठीक है। किसी के एंड में क्यू है, तो क्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लग रहा है कि हाँ चलो हो सकता है, ठीक है। पी भी एंड हो सकता है, इन कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है, डाइवर्सिटी भी हो सकता है, बट हम इस तरीके से इसको कट कर सकते हैं कि मेरे को आर से एंड नहीं करना है, ठीक है, तो आर से एंड नहीं हो रहा तो मेरा पी से स्टार्ट भी नहीं होगा, तो मैं इसको एंड में नहीं रख सकता और पी को स्टार्ट में नहीं रख सकता। क्यों पी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर पी और किसी के अंदर नहीं है। तो मैं ये चीज समझ में आ रहा है, इस टॉप सी को मैं चुनूंगा नहीं और मैं पी से गिनूंगा नहीं, तो इसके बाद आपको ना क्यू आर और एस में से किसी एक को रखना होगा, ऐसे करके आप सोच सकते थे, ठीक है। तो सोचने का तरीका थोड़ा सा चेंज करो ऐसे क्वेश्चन के लिए। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन रहेंगे ओवरऑल, मैंने कहा था कि अगले टॉपिक अगले क्लास से 25 क्वेश्चन रहेंगे मिनी मॉक के अंदर, और जब फुल मॉक आएगा उसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन रहेंगे। फिर कह रहे हैं फीफा महिला कप जो है ना, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश ने किया। जो फीफा विमेन वर्ल्ड कप जो हुआ था उसको 2 कंट्रीज ने मिलके किया था, वो कौन कौन से कंट्री है भाई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा समझना, आप पढ़ लेना इसको, जैसे वर्ल्ड कप जब नेक्स्ट होगा भारत और बांग्लादेशों का मैंने पढ़ाया था, उस तरीके से मिलके वो होस्ट करने वाले हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बताओ। तो न्यूट्रॉन की खोज आपको पता होना चाहिए, चैडविक ने की थी, जेम्स चैडविक ने, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है, थॉमसन हो जाता है ना, जे थॉमसन, और न्यूट्रॉन का चैडविक हो जाता है, तो ये चीज आप थोड़ा सा याद रखोगे। फिर कह रहा है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव मोडेरा किस राज्य में। देखो मोडेरा भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोडेरा अभी करंट में बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस राज्य में है, तो गुजरात में है। और यहाँ की खासियत क्या है भाई, इसको सवाल को बदल के भी आ सकता है, ये पूछ सकता है ना कि गुजरात का वो कौन सा गांव है जो 24x7 सौर ऊर्जा पर संचालित है, तो आंसर विल बी मोडेरा। ये आंसर गुजरात ऐड करके ये नाम पूछ सकता है, या फिर मोडेरा क्या है तो समझना। ओवरऑल मोडेरा कहाँ पे, गुजरात में, जो कि सोलर एनर्जी पे चलने वाला गांव है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया गया इसको। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। देखो बिहार केसरी, एक जननायक अलग है, जननायक याद रखना कर्पूरी ठाकुर कहा जाता है, और इनको भारत रत्न देने के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखोगे, किसको, बिहार के कौन से नेता थे जिनको मतलब वो भारत रत्न देने के लिए नॉमिनेट किया गया, तो कर्पूरी ठाकुर।
अब पूछा गया बिहार केसरी को श्री कृष्ण सिन्हा को कहा जाता है, तो ये चीज याद रखोगे आप। 10th में कह रहा है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से, तो टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनमें से किससे होकर गुजरती है, तो वो हमारा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के अलावा मैंने पूरा डिटेल भी दे रखा है, वो सारी चीजें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। पीडीएफ मैंने दे दिया, जब आप पढ़ोगे तो पूरा 8 का नाम याद रखोगे, इसको घुमा फिरा के कभी कभार पूछ सकता है कि किससे होकर गुजरता है और किससे होकर नहीं गुजर सकता। हो सकता है गुजरात ऑप्शन में डाल दे, राजस्थान डाल दे, मध्य प्रदेश डाल दे और समथिंग एक केरला डाल दे और बोल देगा किससे होकर नहीं गुजरता, तो समझ में आ जाना केरला होता है उस सिचुएशन में। क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। भाई जब भी कोई पहिया दूरी तय कर रहा होता है तो उसके लिए मेरे को फॉर्मूला क्या पता होगा। देखो एक पहिया समझ में आना चाहिए आपको, पहिया कैसा होता है, एक व्हील कैसा होता है, साइकिल का जो चक्का होता है वो ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, आपने साइकिल का देखा होगा, बाइक का देखा होगा, ट्रक का देखा होगा, जो भी देखा। तो मान लो ये चक्का ना यहाँ पे जमीन पे स्टार्ट है, मान लेते हैं यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को अगर पूरा घुमा के लाओगे देन वापस से ये यहाँ पे आएगा, तो एक राउंड हमारा पूरा हो जाएगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। ये पॉइंट अगर घूम के जाएगा देन वापस यहाँ जाएगा तो एक राउंड पूरा होगा। तो मतलब ये क्या हुआ, मतलब इसने कितना चक्कर, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस तय किया, तो इस पहिए का जितना सरकमफेरेंस है, परिधि जितना है, अपने परिधि गोलाई जितना है, परिधि जितना है उतना ही एक चक्कर लगाएगा ना। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, परिधि के बराबर, ठीक है, सरकमफेरेंस के बराबर। कैसे लिखते हैं, सरकम, ठीक है, रुको, सरकमफेरेंस, ये जिसको हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं। तो परिधि के बराबर एक चक्कर लगाने में टोटल डिस्टेंस कितना तय करेगा, 2 पाई आर, तो मतलब परिधि के बराबर। तो यहाँ पे एक चक्कर में ना, लेकिन ये 10 चक्कर में कितना लगाएगा, तो एक चक्कर में 2 पाई आर, तो 10 चक्कर में जितना है उतना मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका चक्कर का जो फॉर्मूला होता है ना कि एक पहिया इतने चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एन। एन का मतलब क्या हो गया भाई, एन का मतलब हो गया चक्कर, राउंड्स, ठीक है, जितने राउंड्स लगा रहा है। यहाँ पे फिर हमारा आर का मतलब तो समझ में आ गया, त्रिज्या, रेडियस, ओके। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका 2 × 22/7। पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू है 14 और 10 चक्कर लगा रहा है, तो 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 880 सेंटीमीटर। तो पूरे 10 चक्कर में वो कितना सेंटीमीटर करेगा, 880 सेंटीमीटर करेगा। तो ये सारा फॉर्मूला लिखा मैंने, इसको नहीं, बस सॉल्यूशन हमारा इतना ही है, ठीक है। तो ये चीज समझना, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, फॉर्मूला पता रहेगा, समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें मैंने पेड बैच में भी पढ़ा रखा आपको। फिर कह रहा है अच्छा अभी तो मेंसुरेशन पिछली बैचेज में पढ़ाया था, अभी इस वाली बैचेज में मेंसुरेशन नहीं हुआ, अभी होगा, पेड बैचेज में भी अभी होगा ऐप के ऊपर। वैसे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर किसी को पेड बैचेज लेना वाई ग्रुप की या फिर एक ग्रुप की इंग्लिश की, तो आप ले सकते हो। वाई ग्रुप की कंप्लीट बैच भी हमारे वाई स्टडी ऐप के ऊपर, क्योंकि 513 रुपये में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है वाई ग्रुप की कंप्लीट। रेगा के अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जो भी है ना, इंग्लिश तो अलग होता है, मैथ, रीजनिंग, जीके वगैरह और इंग्लिश वगैरह सब कुछ पढ़ा दिया जाता है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी मिल जाता है, और वो सारे पीडीएफ जो है ना पेड बैचेस के अंदर फ्री मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 5 है, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू बताओ। भाई सवाल बड़ा इजी है, देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर क्या दे रखा, 5 दे रखा आपको, ठीक है। क्या है आप सुनो कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर बताओ क्या होगा। अब मेरे को एक बात बता दो आप, ठीक है, आप क्या बताओगे अगर मैं ये बोलूँ ना कि ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा भाई, कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आपने पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ट्राइगोनोमेट्री में, अगर आपने लाइफ में नहीं पढ़ा तो याद रखना, एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। तो मैं इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला को मैंने तोड़ा और कुछ नहीं कर रखा, मैंने इसको मिटा, इसका कोई यूज नहीं है अपने को, ठीक है। तो भाई मेरे को देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू मेरे को पता है कि 5 होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 इंटू
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5। हो गया आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए हमारा सही है। तो ये ट्राइगोनोमेट्री का फॉर्मूला आपको पता होता तो आप आंसर कर लेते हैं, अदरवाइज बहुत लोगों को ट्राइगोनोमेट्री नहीं आता है। इससे कोई इशू नहीं है, सीख जाओगे भाई, जिंदगी इतनी छोटी थोड़ी है। कहोगे जिंदगी पूरी जिंदगी में सीख के भी क्या करेंगे, जब एयरफोर्स में नहीं बनेगा तो बन जाएगा, मैं सिखा दूंगा। कह रहा 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष ली गई थी। सही औसत आयु कितनी होगी? ठीक है, देखो इसको मैं जनरली तो बेसिक से बनाना पसंद नहीं करता हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं बेसिक से बता देता हूँ, बट शॉर्टकट फॉलो करना। देखो क्या करते हैं हम लोग, अगर बेसिक से बनाए तो ऐसे कैसे बनाएंगे। मान लो 30 लोगों का एवरेज 15 है, तो 30 लोगों का एग्जैक्ट एज कितना होगा, तो 30 × 15 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 9 वर्ष के स्थान पर 15 वर्ष ले लिए, तो मतलब एक इंसान था जिसकी एज एक्चुअल क्या है ना 9 ईयर्स है, बट गलती से उसको 15 लिया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो गलती से लिया गया उसको माइनस कर दो, 15 को माइनस कर दो, और सही है जो उसको ऐड कर दो। तो स्टिल यहाँ पे कितने लोग हैं, 30 लोग ही हैं, तो इनका सही जो एज है निकाल लो। तो ये 15 या 45 450, और 15 माइनस 15 प्लस 9 कितना होता है, -6 बटा में 30। तो ये क्या हो जाएगा 444 ही हो जाएगा ना, बटा में 30। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 कट गया, 3 एकम 3 और 3 चके 12। ठीक है, और हो जाएगा यहाँ पे 14.8 आना चाहिए फिर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके देख लो, या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक तो मैंने नहीं किया। 40 कहाँ से कर दिया भाई, मैं कहूँ कि मैं कहाँ से कर रहा हूँ, दिमाग का दही हो गया मेरा। रुको, यहाँ पे 446 होगा ना, अब करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। नीचे 30 होगा। देखो मैं बेसिक से ना इसलिए नहीं बनाता हूँ, कैलकुलेशन का खिचड़ी हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 14.8 समथिंग आएगा ईयर्स। बट इतना काहे हम करें भाई, इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन। देखो एक्चुअली होती क्या ना, जब ऐसा ऐसा क्वेश्चन करोगे और मन नहीं रहता है बेसिक से बनाने का, तो ऐसा ही होता है, एकदम खिचड़ी होता है, ये हो गया वो हो गया। जब मन नहीं है ना इस तरीके से बनाने का, बिल्कुल नहीं बनाने का, मिटाओ इसको। हम क्या कर रहे हैं, पहले हमारा एवरेज कितना था, 15 था। अब नया एवरेज क्या होगा मेरे को बताना है। लेकिन अब सवाल ये बनता है ना कि देखो पहले देखो मेरे को लेना था 9, ये हमारा सही है, लेकिन हमने गलती से ले लिया 15, तो ये चीज गलत है। तो मेरे को 9 ऐड करना है और 15 माइनस करना है। तो ओवरऑल वैल्यू में कितनी की कमी आ रही है ना, देखो इनको अगर हम वैल्यू को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, -6। तो मतलब एवरेज में मेरे को 6 के हिसाब से एवरेज कम करना है। तो मेरी एवरेज क्या है बताओ, एवरेज 15 ईयर्स है, तो उसमें मेरे को माइनस करना है 6, बट 6 माइनस नहीं करूंगा मैं, एवरेज में से एवरेज ही माइनस कर सकता हूँ। तो जो 6 की जो कमी आनी चाहिए, तो 6 को क्या करेंगे, जितने लोग थे उतने से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 1/5। तो इसको करोगे तो आपका 6 × 5 = 30 हो गया ना। अच्छा 6 ही आ रहा है ना, हाँ, तो इसकी वैल्यू समथिंग उतना ही आ जाएगी, क्योंकि अगेन क्या हो जाएगा 15 माइनस 0.2 हो जाएगा ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हारा क्या हो जाएगा 15 माइनस 0.2, तो हमारा आ जाएगा कितना 14.8, तो हमारा आंसर आ गया। ये बताओ ये करना आसान है कि उतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना आसान है? तो ऑब्वियस चीज है, मैंने इसके अंदर क्या किया मैं समझा देता हूँ। देखो जब भी ऐसा सवाल देना कि कोई इंसान की जगह पे किसी को गलती से ले लिया गया, या फिर किसी डिजिट के स्थान पे किसी डिजिट को गलती से ले लिया गया, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। अब पूछेगा कि सही और जो करेक्ट एवरेज होगा, करेक्ट एवरेज जो होगा ना उसकी बराबर होगी। ठीक है, एवरेज जो रियल एवरेज थी वो, ठीक है, एवरेज प्लस माइनस क्या करना है भाई, डिफरेंस डिवाइडेड बाई टोटल लोग, टोटल। ठीक है, टोटल जितना भी पर्सन है, टोटल वैल्यू। मतलब क्या किया मैंने, एवरेज हमारी 15 थी, हो गया, प्लस करना है कि माइनस करना है, 9 के स्थान पर 15 ले ली गई। इसका मतलब क्या, 9 लेना था मेरे को लेकिन 15 ले ली गई, तो मेरे को 9 ऐड करना है, 9 ऐड करना और 15 माइनस करना है, तो हमारी आंसर क्या मिलेगी, -6 मिलेगी। तो यहाँ पे -6 बाई कर लो, और टोटल वैल्यू क्या है 30, तो क्या हो जाएगा हमारा 15 माइनस 0.2, आंसर विल बी 14.8। सिंपल सा लॉजिक है। तो इस तरीके से एग्जाम में बनाएंगे ना, तो ये तो फॉर्मूला लिख थोड़ी एग्जाम में बैठ के लिखेंगे, बस एक लाइन में हमारा ऐसे से बड़े सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये सब चीज है, पढ़ना होगा कम टाइम के अंदर। आगे देखो, एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, बिचवा दें इसका गेहूं, धान का सीजन है, गेहूं बेच रहा चट्टाई। ठीक है, अभी कह रहा है यदि वह इसका विक्रय मूल्य
₹40 कम कर देता है तो उसे 25% की हानि होती है। गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था? प्रारंभिक जो विक्रय मूल्य था वो था उसका, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेच रहा है, कोई इशू नहीं है। तो समझ में आ रहा है उसको प्रॉफिट स्टार्टिंग में कितना हो रहा है? 25%। तो मेरे को एक चीज बताओ, मैं ना बेसिक फार्मूला से जाना पसंद नहीं करता, थोड़ा सा भी मैं अपना एक एक्स्ट्रा लॉजिक लगाऊं। फार्मूला ही ओवरऑल है लेकिन थोड़ा सा, ठीक है। ओके, मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैं क्यों अटक रहा हूँ, मैं रुक रहा हूँ, मेरे को एक मैसेज दिख गया मेरे फोन में, ठीक है, इसकी वजह से मैं थोड़ा रुक गया, नजर जा रही थी इधर उधर। मैं आपको जो बता रहा हूँ अभी क्या होता है ना, लगातार फोन पे भी मैसेजेस आ रही हैं। रीजन क्या है इसके आने के? क्योंकि जो व्हाट्सअप आप यूज करते हो ना, हमारे टीम मेंबर जो भी व्हाट्सअप करते हो वो हमारे टीम मेंबर वेब पे व्हाट्सअप लॉग इन कर लेती है वेब पे, और वो फोन में मेरे ही रहता है। तो इतने सारे मैसेजेस आते हैं उस पर स्टूडेंट्स के ना कि मैं भी इरिटेट होता हूँ दिन में, और कुछ नहीं। तो देखो मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। तो एक चीज बताओ मेरे को, आप कोई भी चीज सेल कर रहे हो, आप भूल जाओगे क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा है। वैसे मैं बनाना चाहूँ तो उसको बेसिक से बना दो पूरा पेज भर के, लेकिन सोचो थोड़ा सा। अगर मान लो कोई चीज आप सेल कर रहे हो, तो आपने जितने रुपए में खरीदा है, ठीक है, उस पर आपको प्रॉफिट हो रही है। तो मेरे को ये चीज नहीं पता कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। मेरे को ये पता है कि मैंने कॉस्ट प्राइस, मान लो सीपी हमारा था, उस पर 25% का फायदा हुआ, तो मैं कैसे करूंगा? 125 बटा में 100 करूंगा, यही ना। ये मेरे को फायदा हुआ तो मेरे सेलिंग प्राइस मिल गई। तो सेलिंग प्राइस क्या थी मेरी? मान लो एसपी है, तो 25% का फायदा कराऊंगा, वो मेरी सेलिंग प्राइस हो गई। तो पहले लाइन के अकॉर्डिंग वो, तो ये क्या कह सकते हैं भाई, 25 के टेबल से 5 बार में कट गया, 25 के टेबल से 4 बार में। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस इंटू 4/5, ये मेरे को मिल गया। अभी रहने दो इनको। अब कह रहा है यदि वह इसका विक्रय मूल्य का ₹40 कम कर देता है ना, तो उसको 25% की हानि हो जाती। अगर वो सेलिंग प्राइस, पहले सेलिंग प्राइस थी, अगर उसको वो 40% माइनस कर देता तो उसको नुकसान हो जाता। कितने की? 25% की। कुल मिला के ये कह रहा है भाई कि अगर वो सेलिंग प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी? एसपी इंटू 4/5। तो एसपी इंटू 4/5 का वो क्या कर दे? 25% का हानि करा दे, तो मतलब उसको क्या वैल्यू मिलेगा? 75% मिलेगा। तो उसकी वैल्यू एसपी माइनस 40 हो जाएगी। आप ये कर लो, मैंने कोई भी एग्जैक्ट फॉर्मूला का यूज नहीं किया कि कॉस्ट प्राइस बराबर ये वो कुछ नहीं, जो लैंग्वेज कहता है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये 25 से 3 बार में कट जाएगा, 25 से ये 4 बार में कट जाना है, ये 4 कट जाना है। तो ये क्या मिल जाएगा? 3 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 5 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, माइनस है ना ये हमारा, 5 के 20, 200, ठीक है। तो ये क्या मिल गया मेरे को? 2 सेलिंग प्राइस बराबर 200, 2 सेलिंग प्राइस बराबर 100 हो गया मेरा। मैंने किसी भी एक रट्टू फॉर्मूला का यूज नहीं कर रखा, और मैं रट्टू फॉर्मूला को फॉलो भी नहीं करता हूँ। जो चीज रटोगे वो श्योर है कि आप भूलोगे, जो चीज समझोगे वो भूल के भी याद हो जाएगा। देखो आपने लाइफ में देखा होगा कि एक जबरदस्ती किसी से रिलेशन जोड़ लेना, आप कब भूल जाए कोई ठीक नहीं है, मिला तो ठीक है, ना मिला तो ना, लेकिन रियली में किसी से जुड़ गया रिलेशन तो दिखे ना दिखे याद आएगा। तो वही चीज है, अगर फॉर्मूला से उस तरीके कोई रिलेशन जोड़ोगे कि नहीं मेरे को समझना है एक्चुअली क्या कह रहा है ये लैंग्वेज, आप भूल नहीं पाओगे इसको। लेकिन जहाँ रट रट के काम चलाओगे कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर ये होता है, विक्रय मूल्य बराबर वो होता है, प्रॉफिट बराबर ये होता है, भूल जाना है भाई। एग्जाम में प्रेशर हैंडल करना बहुत, कहते हैं ना, वीरो वाली बात होती है। एक फॉर्मूला है P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/5 है। देन इसको हम सॉल्व करेंगे। ये P/Q है, इसकी वैल्यू देखो R/S बराबर T/U है, देन वैल्यू इज इक्वल टू 2/5। अब मेरे को इस इक्वेशन के अंदर जहां जहां P R T है उनकी वैल्यू को रखेंगे। देखो P बराबर R है, R बराबर T है, देन जहां पे P R 2 T, ये 2 नहीं T, P R T जहां जहां है बराबर उसकी वैल्यू 2 रखो। ये क्या है? Q S U, कभी कभार मैं खुद लिख के भूल जाता हूँ क्या मैं लिख रहा हूँ, मेरी हैंडराइटिंग में खुद नहीं पहचान पाता। Q S और U जो है ना, ये उसकी वैल्यू 5 के बराबर, तो जहां जहां Q S U है वहां वहां आपको क्या रख देना भाई? 5 रख देना। क्लियर है? अब देखो 4 इंटू P है, तो P की वैल्यू मेरे को 2 रखने का। फिर 3 इंटू क्या है? R, R की वैल्यू भी 2 रख दो। T इंटू 7 इंटू T है ना, तो क्या होगा? 7 इंटू 2 कर दो, ठीक है। ये मेरे को मिल गया ओवरऑल, और मेरे को बटा में कर देना है आपको। 4 इंटू 5 कर दो जहां जहां पे Q है, देन मेरे को प्लस करना है 3 इंटू 5 S की जगह पे, और मेरे को 7 इंटू U है तो मेरे को 5 कर लो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या मिलेगा? 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 28, 14 6 20 और 8 28, ठीक है। 5 से के 20 15 और 7 5 35।
ये क्या हो जाएगा 50 20 70, 28/70, 7 × 28, 7 × 70। तो ये मिला गया, मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, 5 5 10, 4 5 और 70, ठीक तो है। तो गलती क्या है, तो फिर ऑप्शन नंबर 7 × 28, 4:10 होना चाहिए, या फिर मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, लेट मी चेक। अच्छा कोई नहीं, उससे भी छोटा वैल्यू हमारे पास 2:5 है, तो मिल जाएगा ना। मैं लिखता हूँ 28:70, तो 14 से डायरेक्ट घटा लो ना, यहाँ पे 14 दूनी 28, 14 × 5 = 70। 7 से क्यों कटाना, बिकॉज 7 से कटाओगे तो 4:10 मिलेगा, देन 2 से कटाना पड़ेगा इसको, तो भी 2/5 मिलेगा। कुछ भी गलत नहीं है, सही है हमारा। मेरे को लगा कि ऑप्शन ही नहीं है 2:5, 4:11 दिख गया ना मेरे को, इसलिए मैं भी थोड़ा सा लगा कि चलो ये क्या कर दिया। आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 14 × 12 - 25 + 13 × 10। अब ऐसे इक्वेशन में क्या करना होता है सबसे पहले आपको, अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, वैसे हम इनको भी सॉल्व कर लेना पहले, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। रीजन क्यों नहीं आने वाला, बिकॉज ये मल्टीप्लाई का सीन है और ये बीच में माइनस है, तो ब्रैकेट सॉल्व करके भी मेरे को इनको मल्टीप्लाई ही करना है। तो मैं इनको सॉल्व करूंगा, क्या आएगा, 44 दूनी 88 और 44, तो 8 8 4 12 528 माइनस ये कितना हो जाएगा, 13 × 10 130, और 130 में आपको 25 जोड़ना है, 155। ठीक है, घटा लो, जो वैल्यू आएगी 3, और 12 में से 5 गया 7, और ये 4 में से 1 गया 3, 373। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बन गया होगा सबका। अब ये कह रहा है इसमें से जो नेक्स्ट सीरीज है, इजी से क्वेश्चन है, आप कर लोगे, सारे बच्चे कर सकते हैं। इस सीरीज की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, 129, 126, 123, 120, 117, देन व्हाट विल बी नेक्स्ट। गाइस यहाँ पे 3 3 माइनस करते जा रहे हैं, तो 117 में से आपको 3 घटा लेने हैं, क्या मिलेगा मेरे को, 114। ऑप्शन नंबर बी है। इजी था क्वेश्चन, ये बहुत इजी था। अब ये क्वेश्चन देखो, इजी भी नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट है। जिसके माइंड में ये आ गया उसके लिए इजी है, जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए टफ है, तो ओवरऑल ये मॉडरेट क्वेश्चन है। अब 96C3 बराबर क्या होता है, 32। अब ये कैसे 32 हो गया, मेरे को क्या करना है, C = डिवाइड कर लो, मतलब 96/3 करोगे, आंसर विल बी 32। ओके, मैं कहता हूँ 288/8 कर लोगे, आंसर विल बी 36। नेक्स्ट 408 को अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, 6 6 के 36 और 8 6 48, तो मतलब 68 मिल गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ओके, 90 नंबर क्वेश्चन देख लो, मैं जरा इसको चेंज कर लेता हूँ कलर। देखो अगर कह रहा है ना टेफ्लॉन्स को अगर हम ये लिखते हैं, ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, मॉडरेट भी नहीं है, डिफिकल्ट लेवल में आएंगे। सर्जेंट को अगर हम लोग ये लिखते हैं, देन यूनिकली को क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे ना कि बहुत ईजी है जनाब। देखो टी को 20 लिख रखा गया है, ई को 5 लिख रखा गया है, एफ को 6 लिख रखा गया, पूरा वही करा गया। फिर सर्जेंट का भी देखो एस को 19 रखा गया है, तो क्यों ना हम यू एन आई क्यू यू ई एल वाई में हम लोग देख ले, यू का वैल्यू 21 होता है, एम का मतलब एन का मतलब 14 होता है, तो 21 14 वाला खोज लो। तो देखो 21 14 ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर डी में भी है। अब इन दोनों में क्या होगा बताओ। अब ये सवाल आता है, 21 और 14 हमारे पास ए एंड बी दोनों में है, और देखो आई की वैल्यू 9 होती है, तो देखो 9 9 दोनों में है, कोई इशू नहीं है। क्यू की वैल्यू 17 होती है, 17 17 दोनों में है। बट अब ये देखो क्या है, 6 2 6 3, अब कौन सा आंसर करें, हो गया ना खेला। देखो मैं बताता हूँ क्या कर रखा गया इसके अंदर, टेफ्लॉन के अंदर, TEFLOANS। अब इसके अंदर क्या कर रखा मैं बताता हूँ। टी की वैल्यू 20 लिखा है, बहुत सही। ई की वैल्यू 5 है, 6 12 और क्या है 12 26 13 8। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो इन्होंने ना पहले हाफ हाफ बांट रखा है, गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 4 को डिवाइड कर दो, 4 दो हाफ हाफ पार्ट में बांट लेने का इनको। ठीक है, अब मैं हाफ पार्ट में बांट ले रहा हूँ, इसका मतलब ये ना कि स्टार्टिंग के 4 की जो वैल्यू होती है अल्फाबेट में वो लिख दो, और एंड के जो है ना, एंड के 4 की वैल्यू की ऑपोजिट वैल्यू लिख दो। मतलब ओ आपका होता है 15 नंबर पे, इसका ऑपोजिट का मतलब क्या जोड़ेंगे कि 27 होगा। 27 का रूल आपने फॉलो किया होगा, तो भाई इसके अंदर अगर हम 12 ऐड कर देंगे, आंसर विल बी 27। ए की वैल्यू कितनी होती है मेरे को, 1 होती है, 1 में कितने ऐड कर दूंगा, 26 ऐड कर दूंगा, 27 मिल जाएगा। देखो 1 एल को हमने क्या लिखा, ओ को हमने 12 लिखा है, ए को देखो हमने 26 लिखा है, एन की वैल्यू होती है 14, 14 में हम अगर 13 ऐड कर देंगे, आंसर विल बी 27। तो देखो एन को इन्होंने 13 लिखा है, एस को देखो क्या होता है,
8 लिखा ना, तो ए से एक्चुअली 19 नंबर पे होता है, 19 में अगर 8 ऐड कर देंगे 27 मिलेगा। तो देखो इसको हमने क्या लिख रखा, 8 ऐड कर रखा। उसी तरीके से मेरे को यहाँ पे 4 की वैल्यू मिल गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे को u की वैल्यू क्या लिखनी है, u एक्चुअली होता है कितने नंबर पे भाई, हमारा होता है u 21 नंबर पे, ठीक है। और t में हम अगर सॉरी u में अगर हम 21 में अगर हम 6 ऐड कर दें हमारा आंसर होगा 27। तो कुल मिला के मेरा 6 आना चाहिए, तो u की वैल्यू 6 हो जाएगी। e होता है हमारा भाई 5 नंबर पे, तो 5 में हम क्या ऐड कर दें, 27 बनेगा मेरा। तो जनाब 5 में मेरे को 22 ऐड करना होगा, आंसर विल बी 27। तो हमारे को 22 नंबर पे क्या आता है, कुछ भी है, 22 हो जाएगा e की वैल्यू। l की वैल्यू 12 होती है, 12 में मेरे को 15 ऐड करना होगा, ठीक है, तो 27 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 15 लिखूंगा। और y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 25 होती है, 25 में 2 ऐड करूंगा 27। तो मैंने 27 बनाने के लिए कितना ऐड कर रखा, 2, मैंने 2 ऐड कर रखा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। तो इसको डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना स्टार्टिंग और एंड का खोजने लगते हैं, एंड में क्या है 19 है 19, तो यहाँ पे है नहीं, तो कहेंगे 19 दूनी 38 होता है, तो 38 कर दिया गया है। और यहाँ पे कहोगे ठीक है तो 20 होता है, तो 20 भी नहीं है, और 20 का दुगना 40 भी नहीं है, तो फिर क्या करोगे, तो धोखा हो ही जाएगा आपके साथ। आगे देखो, बोल रहा है इनमें से ऑड कौन सा, एल एम एन ओ आई जे के एल ए बी सी डी बी डी ई एफ, इनमें से कौन सा अलग है सबसे, कौन सा ऑड है, डिफरेंट है, वो चीज बताओ। इसका इंग्लिश छूट गया मेरे से, कोई इशू नहीं है। तो देखो ए बी सी डी कंटिन्यू है, ए बी सी ये तीनों कंटिन्यू है, एल एम एन ओ आई जे के एल ए बी सी डी। बट डी के अंदर देखो, बी के बाद सी होना चाहिए, देन डी होना चाहिए, देन ई एफ होना चाहिए, जो कि बी के बाद सी गायब है। तो ऑप्शन नंबर डी डिफिकल्ट डिफरेंट है। 21 देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ 14 को 210 बना दूं, 13 को क्या बना दूं, जैसे कि मैंने 16 को 272 बनाया, मतलब 14 को मतलब 210 लिख सकते हैं। 13 को क्या लिखेंगे, जैसे अगर हमने 16 को 272 लिखा। तो गाइस इसको वीडियो को रोक के सॉल्व करो। 14 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 196, देन हम 14 ऐड करेंगे, आंसर विल बी 210। 16 का स्क्वायर करोगे 256, 256 में अगर 16 ऐड करेंगे 272 मिलेगा। तो 13 का स्क्वायर करोगे 169, 13 ऐड करोगे क्या मिलेगा, 182। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट देखो 22 नंबर कह रहा है एस टी की बहन है, आर एस का भाई है, यू डब्ल्यू की पत्नी है, टी यू का पिता है, टी क्या डब्ल्यू से क्या संबंध है, इसका संबंध है और हम पता करें, कोई इशू नहीं है, कर लेंगे। एस टी की बहन है, ठीक है, तो टी की बहन है एस, एस फीमेल है। आर एस का भाई है, कोई इशू नहीं है, टी का भी भाई बन गया वो। फिर कह रहा है यू डब्ल्यू की पत्नी है, यू का पता नहीं है मेरे को, तो उसकी पत्नी कहाँ खोज के रहे। अब टी जो है ना यू का पिता है, यू का पिता कौन है, टी, तो मतलब टी यू का पिता है, तो यू नीचे आ जाएगा। अब टी पिता है। अब देखो डब्ल्यू जो है ना यू की पत्नी है, अब यू तो ऑब्वियस चीज है, मेल है, इसकी वाइफ है हमारी डब्ल्यू, हमारी नहीं उसकी, सॉरी भड़क जाएगा यू। फिर कह रहे हैं टी का डब्ल्यू से क्या संबंध है, तो टी का डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू की क्या लगेगी, तो डब्ल्यू के पति के पिता है वो, ससुर जी लगेंगे, टी, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है पूरे इक्वेशन में ना अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा। तो इस इक्वेशन के अंदर जहां मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड कर देने का, और डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो। 47 + 13 मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड की जगह पे 65, और मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दो 5 - 16, तो ये कट जाएगा 13 बार में, 13 5 65, और 47 + 13 को 169 कर दोगे -16। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा कैसे, देखो इसको मैं यूनिट डिजिट करूंगा तो 9 7 कितना होता है, 16, 16 में से 1 गया 0, तो 0 का है ऑप्शन नंबर बी, और डी में दोनों में है, खेला हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 216 हो जाएगा, -16 माइनस करोगे तो 200 मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। 24 नंबर देखो, नॉन वर्बल के क्वेश्चन है, कह रहा अगर ये तीनों लगातार आए तो फिर चौथा क्या होगा इसके अंदर। भाई देखो पहले एस ऊपर था, एस नीचे गया, ठीक है, और एस को ना रोटेट करा दिया गया है, इस डॉट वाला जो फिल था ना उसको खाली कर दिया, और एन नीचे था, एन को ऊपर कर दिया गया है। उसी तरीके से देखो यू ऊपर था तो यू नीचे आएगा इस बार, और जो वैल्यू ऊपर में बड़ा था उसको नीचे छोटा कर देना, जो छोटा अगर है ऊपर में तो नीचे बड़ा करेंगे, तो यू नीचे आएगा और उल्टा करके आएगा, ठीक है। तो यू अब ऐसे तो नहीं रहने वाला, जब भी रहेगा वो ऐसे की तरह रहेगा, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। अब नीचे में जेड था तो जेड ऊपर में भी देखो जाके ऐसे नहीं रहने वाला, ये तो घूमेगा ना, ठीक है, ये घूमेगा तो जेड ऐसे बनेगा ऊपर में जाके, तो ऐसे जेड कहाँ पे बन रहा है, बी के अंदर तो नहीं बन रहा, बचा कौन सा, डी नंबर होना चाहिए, सी नंबर है, कुछ गलती हमने किया है इसके अंदर, रुक जाओ, या फिर आंसर इसका गलती हो सकता है टाइपिंग में, लेट मी चेक वंस।
नहीं, सी ही सही है। देखो मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन मैं ही सेट करके मैं ही भूल गया। अभी क्या सीन है ना, मैंने जल्दीबाजी में बस ये देख लिया कि रोटेट करा दिया है, लेकिन देखो एस को रोटेट नहीं कराया गया है, ठीक है। एस को ना रोटेट मतलब ये नीचे फाइनल मिरर नहीं कराया, जैसे मैंने एन पे फोकस किया, एन को क्या है ना कि मिरर करा दिया गया। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि आप सेट करके भूल जाते हो, हाँ भूल सकते हैं, क्योंकि दिन में बहुत सारे क्वेश्चन कराने होते हैं, ऐसे एक आध क्वेश्चन में हो जाते हैं। देखो ये चीज क्या ना, एस को मैं समझाता हूँ आपको, जो हमने सेट किया ऐसे एस को, अब इसको नीचे से मिरर नहीं कर रहे हम लोग, साइड मिरर कर रहे हैं। साइड मिरर करेंगे तो कुछ ऐसा सीन आएगा। तो ऊपर वाले को हम लोग फिर अगर साइड मिरर करें, साइड मिरर, तो ये ऐसा ना आके ऐसा ही बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन काटना होगा मेरे को, ए काट दो, फिर मैं ए काट रहा हूँ, रुको, ए में नहीं है, बी काट दो, डी को काट दो। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है यहाँ पे। अब मेरा यू ऐसे होगा, लेकिन देखो यहाँ पे जो नीचे में एन है, ठीक है, उसका जो आपने देखा ये ऊपर में था और इसका जो ऊपर गया तो ये नीचे आ गया, मतलब पहले इसको ऐसे नीचे से मिरर करो, वाटर मिरर कुछ, फिर आपका इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। क्या बनता है, ऐसे नहीं बनेगा, फोटो बना नहीं पा रहा हूं मैं आपको, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। अगर हम नीचे से मिरर करेंगे ये बनेगा, लेकिन उसके बाद नीचे मिरर करने के बाद इसको साइड मिरर भी करना पड़ेगा, देन ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। ओके, तो ये ऐसे बनेगा, क्लियर है। तो वही काम करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हमने सिर्फ नीचे वाली वैल्यू को हमने क्या किया भाई, पहले हमने वाटर मिरर कराया, तो हमारा जेड जो इस तरीके से था, वाटर मिरर कराएंगे हम लोग तो कैसे बनेगा ये चीज, हमारा कुछ फोटो बनाने में दिक्कत है, ऐसे बनेगा। और उसके बाद मेरे को साइड मिरर भी करानी है, देन हमारा जेड कैसे बनेगा ये बताओ। ये जेड में कुछ लगा भी है ना इधर, हाँ ऐसे एरो भी लग रखा है, तो ये वाला ऐसे एरो बनाओ, फिर जेड को मैं अगर फिर साइड मिरर कराऊंगा तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसे निकलेगा। और ऐसे देखो कहाँ पे बी में निकल रहा है और सी में निकल रहा है और ई में भी निकल रहा है, तो बी को तो हमने कट कर लिया था, तो सी और ई बच रहा है हमारा, ठीक है। तो ई में देखो इस डॉट वाले को मेरे को खाली करना होगा ना, बिकॉज जेड नीचे डॉट है, तो ये ब्लैंक करना होगा, बिकॉज जो पहले देखो भरा हुआ था आगे जाके वो खाली हो जा रहा है, तो इस तरीके से सी हमारा आंसर होगा। तो इतना बड़ा लॉजिक था और मैं जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आराम से। देखो पीयर को अगर लिखा जाता है PEAR ऐसे करके, मतलब जो हमारा लेफ्ट साइड में है उसको राइट में करेंगे, बट इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करा लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो इधर एस है उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे, हमारा कुछ ऐसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री कराएंगे, तो ऐसे कहाँ कहाँ पे बन रहा है, तो मेरे को फोटो को ना आराम से देखने दो, बिकॉज सारे एक जैसे लग रहे हैं मेरे को अभी। हाँ, ए में भी है मेरा वैसा है, देखो बी में भी है, सी में भी है, लेकिन ये डी और ई तो नहीं होंगे, गलत है, इसको रोटेट करा रखा गया। फिर देखो मेरे को ये दिख रहा है ना आपको, सेकंड नंबर पे ई था, ई को इस तरीके से घुमा दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग टी को भी अगर उस तरीके से घुमाएंगे तो मेरा वैल्यू वैसा ही मिलेगा जैसा कि है, ओके। इसके अलावा और देखते हैं, ए को क्या कर रखा भाई, ए को कंप्लीट देखो नीचे से वाटर मिरर कर रखा गया है, ठीक है। तो मैं अगर ओ को वाटर मिरर करूंगा तो ओ का जो पॉइंट है नीचे आ जाएगा, तो हमारा बी और सी में से कोई आंसर होना चाहिए। और देखो इसमें आर को भी वाटर मिरर कर रखा है, तो हमारा पी को भी जब वाटर मिरर होगा तो पी देखो ऊपर की तरफ ना होकर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, आंसर विल बी बी, बी हमारा सही है, ठीक है। कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन सही किए आपने, नॉन वर्बल थोड़े डिफिकल्ट मैंने दिए थे इसके अंदर। बाकी जानने से पहले वो पीडीएफ से सारे पीडीएफ आप बाय करके, ठीक है, अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना, अगर किसी को पेड बैचेस चाहिए तो आप A to Z स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो।